हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 तक कर लिया था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इसने ये 4 कंडीशंस दी हैं और हमें बताना है कि इन चारों कंडीशंस का एक ही मतलब है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम एक काम करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, मान लिया हमने ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसको हमने ट्रू मान लिया। ठीक है, तो बाकी की जो 3 कंडीशंस हैं उनको भी हम प्रूव कर देंगे इसको ट्रू मान के। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि लेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये हमने मान लिया कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ए जो है वो बी का एक सबसेट है। अब इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए हम बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी की जो 3 स्टेटमेंट्स हैं उनको भी ट्रू प्रूव कर देंगे। तो उससे क्या पता चलेगा? उससे ये पता चलेगा कि हाँ, ये चारों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट ही हैं। राइट, तो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं एक बार इसका। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। राइट, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये इसने बोला है। अब एक बात बताओ, इफ़ अच्छा एक बात बताओ, इसको करने के ना दो तरीके हैं। मैं आपको पहले फर्स्ट तरीका बताता हूँ। एक बात बताओ, ए माइनस बी जो होता है उसको क्या मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। राइट, ए में से हमने ए और बी का जो कॉमन पार्ट था वो हटा दिया, तो ए माइनस बी बच गया। ठीक है, बट जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी वो किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हम मान के चल रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर ए बी का सबसेट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा? दोनों के जो कॉमन एलिमेंट हैं, मतलब सेट ए। राइट, यहाँ पे रीज़न दे दो, बिकॉज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो जो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी था ये क्या बन जाएगा? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो था ये क्या बन जाएगा? ए माइनस ए बन जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए के इक्वल। ए माइनस ए इज इक्वल टू 5, तो इस पे लिख सकते हो आप हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से कर दो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अच्छा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। कह रहे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब देखो मैं क्या करूँगा इस पार्ट में, और फोर्थ पार्ट में भी मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा एक एलिमेंट ना एक्स ए से बिलोंग करता है, और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए मैं प्रूव कर दूंगा कि ये एक्स एलिमेंट बी में भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। राइट, विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट भी प्रूव हो जाएगा। और इसी तरह से इस वाले में भी मैं क्या प्रूव करूँगा, एक एलिमेंट लूँगा मैं जो बोलूँगा मैं कि ए से बिलोंग करता है, और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके मैं प्रूव कर दूंगा कि वो बी में भी बिलोंग करता है। तो वहाँ से भी मेरा प्रूव हो जाएगा कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इनको कर लेते हैं इस तरीके से। देखो, अच्छा इसको भी अगर हमें इसी तरीके से करना होता, ध्यान से समझना, कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी मुझे यहाँ से प्रूव करना होता, तो देखो ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब हो सकते हैं। ए माइनस बी 5 कब हो सकता है? इधर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि देखो ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 का क्या मतलब है कि ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो। करेक्ट, ए माइनस बी का क्या मतलब होता है कि भाई ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, बट वो 5 के इक्वल आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी के अंदर ना हो। राइट, क्योंकि ए माइनस बी 5 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, इसका मतलब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और सेकंड केस क्या हो सकता है? ए इज़ इक्वल टू बी, तब भी ये इनका ए माइनस बी 5 आएगा। राइट, तो यहाँ से तो हमने प्रूव कर दिया कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी।
राइट। यहाँ से ए इक्वल्स टू बी कब हो सकता है, व्हेन ए की केस में होता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। तो यहाँ से भी हमने प्रूव कर दिया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, है ना, वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, विच जो कि हम ट्रू मान के चल रहे हैं। तो हमने इसको प्रूव कर दिया ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, तो ये ए या तो ए बी का सबसेट है या ए और बी इक्वल हैं। अब ए और बी इक्वल हैं तब भी ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट से हमारी ये एजम्पशन जो है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये ट्रू प्रूव हो रही है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक्चुअली मैं इसी तरीके से करूँगा जैसे मैंने ये वाला किया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो फर्स्ट वाला तरीका है, जो भी आपको ईजी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप उस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी इसने दे दिया है। मैंने बोला लेट एक्स इक्वल्स, लेट एक एलिमेंट है एक्स दैट बिलोंग्स टू ए। अब एक बात बताओ, अगर एक्स ए को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली एक्स ए यूनियन बी को तो बिलोंग करेगा ही ना, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा। अब ए यूनियन बी इसने दिया है बी के इक्वल, तो इसका मतलब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है। इसका रीज़न दे दो, बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब देखो लेके चले थे हम x बिलोंग्स टू ए, हमने प्रूव कर दिया x बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या है, देयर फॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, राइट। यहाँ पे भी हमने प्रूव कर दिया था ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे भी हमने प्रूव कर दिया ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली चारों कंडीशंस को इक्विवेलेंट प्रूव कर रहे हैं। मतलब इससे भी हम यही निकाल रहे हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इससे भी हम यही निकाल रहे हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और इस वाली से भी हम यही प्रूव करेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो मतलब चारों कंडीशंस जो ये चारों स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। देखो ए इंटरसेक्शन बी इसने ए के इक्वल दे दिया है, ठीक है। तो मैंने बोला लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर एक्स ए को बिलोंग करता है तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा, बाय बिकॉज ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इसने दिया हुआ है। रीज़न क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब है कि वो ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी। हम लेकर क्या चले थे, एक्स बिलोंग्स टू ए, हमने प्रूव क्या कर दिया, एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ से भी हमने प्रूव कर दिया, राइट। तो तीनों ही कंडीशन से हमने प्रूव कर दिया कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। तो इसका मतलब ये चारों जो कंडीशंस हैं या चारों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये इक्विवेलेंट हैं, राइट। इन सबसे एक ही मीनिंग निकल के आ रहा है, दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक यूनिफॉर्म मेथड रखें, और ये जो नीचे वाला मेथड है आप इसी को जो है यूज़ करें, ठीक है। ये भी एक तरीका है जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, तो कुछ भी गलत नहीं होता है उसमें। हाँ, बट लेकिन ये है कि ये आप ये वाला तरीका यूज़ करेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी कि हाँ, आप तीनों स्टेटमेंट्स को उठा के एक चीज़ प्रूव कर रहे हैं, दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे शो दैट इफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ओके, अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है, सी माइनस बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो मैं कैसे प्रूव करूँगा ये, मैं कोई एलिमेंट लूँगा एक्स विच बिलोंग्स टू सी माइनस बी, और फिर मैं उसको प्रूव कर दूंगा दैट इट ऑल्सो बिलोंग्स टू सी माइनस ए। उससे क्या प्रूव हो जाएगा, दैट सी माइनस बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, राइट। तो मैंने बोला लेट एक एलिमेंट है एक्स दैट बिलोंग्स टू सेट सी माइनस बी, ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ, सी माइनस बी को ये बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू सी बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, इसका यही मतलब हुआ ना, सी माइनस बी में है तो सी में तो बिलोंग करता है बट बी में बिलोंग नहीं करता। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बी में ही बिलोंग नहीं करता तो ए तो बी का सबसेट है, तो मतलब ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, राइट। ये बी है, ये ए है, तो अगर कोई एलिमेंट बी में ही नहीं है, यहाँ पे है कहीं,
तो वो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, डेफिनेटली उसके सबसेट में भी बिलोंग नहीं करेगा, राइट। तो x बिलोंग्स टू सी बट x डज नॉट बिलोंग टू ए, ये लिख सकता हूँ मैं, x डज नॉट बिलोंग टू ए, राइट। वाई? बिकॉज a इज़ अ सबसेट ऑफ b, ये गिवन है हमें, राइट। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाऊं तो क्या मतलब बन रहा है इसका, x बिलोंग्स टू c माइनस ए। भाई x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग टू a, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू c माइनस ए, राइट। तो मैं लेके क्या चला था, x बिलोंग्स टू c माइनस बी, मैंने प्रूव क्या कर दिया, x बिलोंग्स टू c माइनस ए। तो इसका क्या मतलब है कि जो c माइनस बी है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ c माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लिया करो, आपको रिवीजन में जो है हेल्प मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इनमें ये कह रहा है शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इक्वल्स टू दिस एंड, ये दो पार्ट्स हैं, ये हमें प्रूव करने हैं, ठीक है। अब इनमें ना मैं आपको ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। यहाँ पे एक जो प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा ना, मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। उस तरीके से भी कर सकते हैं हम, दैट हम बोलेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू a और हम मतलब क्या बोलते हैं, लेकिन हमें कोई कंडीशंस नहीं दी हुई हैं यहाँ पे ना, हमें कोई कंडीशंस नहीं दी हुई हैं, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये इसमें भी बिलोंग करता है। उस तरीके से भी कर सकते हैं बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का ये थोड़ा सा बेटर मेथड है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, ठीक है। देखो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब है इसका, समझने की कोशिश करते हैं। पहले a माइनस बी को ड्रॉ करते हैं हम वेन डायग्राम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी a माइनस बी है, यहाँ पे भी b माइनस ए है, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा। इन दोनों को मैं इससे रिप्लेस करूँगा, तो ये a हो गया सेट, ये b हो गया। a माइनस बी का क्या मतलब होता है भाई, a का वो सारा पार्ट जो b में नहीं है, मतलब ये होगा a माइनस बी। अब हम a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये a हो गया, ये b हो गया। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि b कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, b के बाहर का सारा पार्ट, मतलब b के बाहर का सारा पार्ट मतलब ये वाला सारा b कॉम्प्लीमेंट होगा। ये सारा आपका b कॉम्प्लीमेंट हो गया, b को छोड़ के बाकी सारा। अब इसका इंटरसेक्शन a के साथ अगर मैं लेता हूँ तो मेरा कौन सा पार्ट आएगा, ध्यान से देखना। a कहाँ है, ये है। इस पूरे का इंटरसेक्शन अगर मैं a के साथ लेता हूँ तो ये वाला पार्ट आ रहा है। क्या ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, राइट। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो बेसिकली a माइनस बी का क्या मतलब होता है कि a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, मतलब a का और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, राइट। a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, तो a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, ठीक है। तो a का इंटरसेक्शन अगर हम b कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो भी हमें सेम ही वेन डायग्राम मिलेगा। तो ये वाला रिजल्ट जो है अपने को याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। याद नहीं भी रहता है तो एक दो बार आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। और इस तरीके से आप वेन डायग्राम बना के तो हमेशा देख ही सकते हो। चलो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। कह रहा है a इक्वल्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसकी राइट हैंड साइड उठाते हैं, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। अब मैं इसको प्रूव कर दूंगा a के इक्वल, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, a यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे यूनियन ले लेते हैं, राइट, तब ये मैच कर जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही होता है। अब देखो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब जो सी की जगह पे जो एलिमेंट आ रहा है, वो सेट आ रहा है, वो बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सी की जगह पे कौन सा सेट आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब एक और बात बताओ मुझे, बी और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं यूनियन करूँगा तो क्या आएगा, बी और बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का यूनियन करूँगा तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। वाई, बिकॉज बी का और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करूँगा तो हमेशा क्या मिलेगा मुझे, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करूँगा तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। और किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करूँगा तो क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट, राइट, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। और इन दोनों को यूनियन करूँगा तो भाई बी के और बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स आ गए। बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होते हैं, भाई यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं थे। तो मतलब अगर दोनों के एलिमेंट्स मिला दें तो क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो यही किया है हमने, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट लिख दिया हमने। अब ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ भाई क्या होगा, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, ए में जो होंगे, सो दिस विल बी सेट ए। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, सो वी कैन से हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में तो हमने दो चीज़ों का इंपॉर्टेंट जो यूज़ किया है वो है, एक तो ए माइनस बी को हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख सकते हैं, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, अपने हाथ से खुद करेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। फिर बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। और यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है, वापस उसी सेट के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स यूज करते हुए इस क्वेश्चन को प्रूव किया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उप्स सॉरी, या सो सेकंड पार्ट करते हैं, दूसरे कलर से करते हैं। देखो मुझे प्रूव करना है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब की बार मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ और उसको मैं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए ए यूनियन बी के इक्वल प्रूव कर दूंगा। तो ए यूनियन बी माइनस ए, अब ए यूनियन बी माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, राइट, सेम प्रॉपर्टी, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब मैं इसमें फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर देता हूँ। तो ए यूनियन बी, राइट, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, अब ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन, तो मतलब यूनिवर्सल सेट, राइट। अब यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन तो मतलब वही सेट आ जाएगा, मतलब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, तो मतलब आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी के इक्वल आ जाएगा, राइट, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आई कैन से हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार नोट डाउन करें, एक दो बार ज़रूर अपने हाथ से प्रैक्टिस करें, आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चन पे। ठीक है, एक बार में ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे तो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब की बार तो इसने बोल ही दिया है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट। ठीक है,
तो हमें सेट्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। ओके ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए, ये हमें प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, है ना, बड़े वाली साइड उठा लेंगे, उसको हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए ए के इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ पे कुछ आगे हो नहीं रहा है, ए इंटरसेक्शन बी मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता था। तो क्या होता उससे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हो जाता। बट इससे भी कुछ हो नहीं रहा है, ए यूनियन ए को आप वापस ए लिख दोगे, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अभी भी कुछ हो नहीं रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही आ गया है, राइट। यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ गया। बट आगे क्या कर सकता हूँ मैं, ए यूनियन बी आई डोंट नो किसके बराबर है ना। तो ये वाली इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, आप देखना ज़रा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज़ करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो है ये जो है ये सेट क्या बोलते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है ये। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे फाई को इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फाई को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो अगर मैं ए यूनियन फाई कर देता हूँ, ए यूनियन फाई करता हूँ, ठीक है, तो क्या अभी भी ये ए के इक्वल ही रहेगा, राइट, ये ए के इक्वल ही रहेगा। एक काम करता हूँ ना, मैं यूनियन नहीं चाहिए मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरसेक्शन लगाता हूँ। कहाँ क्यों पता क्या क्यों कर रहा हूँ मैं इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कर देता हूँ मैं। क्या अभी भी ये ए के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के साथ अगर मैं ए का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, सो इसका क्या मतलब है, ए ही है, राइट। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर ए का इंटरसेक्शन करते हैं तो हम ए ही आएगा। ठीक है, तो मैंने इस वाले ए को ऐसे करके लिख दिया, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करूँगा। तो क्या ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, राइट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सी मतलब, सी का मतलब, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट वुड बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन यू यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, तो मतलब बी की जगह पे यूनिवर्सल सेट है और सी की जगह पे कौन सा सेट है, बी सेट है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी की जगह पे कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, और यूनियन सी की जगह पे कौन सा सेट आ जाएगा, बी सेट आ जाएगा, ये इसके इक्वल आएगा, राइट। सो दिस वुड बी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यूनियन बी, राइट, है ना, ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे u को क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी थी और b को ख़त्म करना था। अभी हम देखेंगे b कैसे ख़त्म होएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को इंट्रोड्यूस करने से हम b को ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि हमें आंसर में सिर्फ राइट साइड पे a चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाने से क्या होगा, इंटरसेक्शन लगाया तो मैं u को यूनिवर्सल सेट को इंट्रोड्यूस कर पाया, जिससे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा पाया। मुझे पता था कि यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, तो मुझे इस वाले ब्रैकेट में भी इंटरसेक्शन ही चाहिए होगा, ताकि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, अब देखो, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ क्या आएगा, वापस यूनिवर्सल सेट ही देगा हमें, वापस हमें यूनिवर्सल सेट ही देगा, राइट। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं सफाई से, वापस यूनिवर्सल सेट देगा। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अब ए के साथ हमें वापस क्या देगा, ए सेट देगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है,
तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में हमने क्या किया, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को इंट्रोड्यूस किया इंटरसेक्शन लगा के, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि मेरा जो ए सेट है वो चेंज ना हो। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करूँगा तो वापस आंसर क्या आएगा, मेरा ए ही आएगा, इसलिए मैं इंटरसेक्शन यू लगा सकता हूँ, कोई चेंज नहीं हो रहा है इस स्टेटमेंट में, राइट। फिर आगे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के उसको सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट देखते हैं एक बार इसका। सेकेंड पार्ट को ध्यान से देखना और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब देखो मेरे को फिर से यहाँ से बी को गायब करना है, ठीक है, सिर्फ ए लाना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब की बार यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यूनियन है, तो मुझे यहाँ पे भी जो मैं ब्रैकेट बनाऊंगा उसके अंदर भी मुझे यूनियन चाहिए होगा। तो मुझे यूनियन किसके साथ करना पड़ेगा। अब अगर मैं ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ कर दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका मतलब होता है यू, ठीक है, जबकि यहाँ पे ए है। तो मैं ए का यूनियन किसके साथ करूँगा, फाई के साथ करूँगा। ए का यूनियन फाई के साथ करोगे तो आपको वापस आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा, राइट, ठीक है। तो मैं ए का यूनियन फाई के साथ कर रहा हूँ और फिर बीच में मैंने इंटरसेक्शन लगाया और ए यूनियन बी को मैंने एज इट इज़ रखा, राइट। देखा जाए तो टेक्निकली मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया है ना, इसका मतलब अभी भी ए है, राइट। ए यूनियन फाई का मतलब अभी भी क्या है, ए है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब की बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में लगाऊंगा जहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यूनियन होगा और ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन होगा, मतलब इससे उल्टा, ठीक है। तो मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसी के इक्वल होता है, हाँ, ए यूनियन सी। तो यहाँ पे यूनियन लगाएंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी मतलब फाई बी की जगह पे क्या है, फाई है, और सी की जगह पे यहाँ पे क्या है, बी है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मतलब ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन बी, है ना। ये सेट बी का काम कर रहा है और ये सेट सी का काम कर रहा है, राइट। तो इसको मैं वापस से यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन बी, ये मैंने लिख दिया। अब एक बात बताओ, फाई का आप किसी भी सेट के साथ जब इंटरसेक्शन करोगे तो क्या सेट मिलेगा, फाई मिलेगा, क्योंकि दोनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे तो फाई ही आ जाएगा वापस, राइट। तो ये हो जाएगा ए यूनियन फाई। अब फाई का किसी भी सेट के साथ यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, बड़े वाला सेट मिल जाएगा वापस से, राइट, ए सेट मिल जाएगा। तो ए सेट आ गया विच इज़ इक्वल टू इट्स राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल सेम अप्रोच अप्लाई की है। इसमें हमने यूनिवर्सल सेट को इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए था, इंटरसेक्शन चाहिए था, इंटरसेक्शन, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंदर यूनियन चाहिए था तो हमने फाई को इंट्रोड्यूस किया और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया और कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है। तो एक दो बार जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें, ठीक है। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका जैसे ही हमने यूज़ किया और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो हमारी चीज़ें अपने आप होती चली गई, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप होता चला गया, ठीक है। तो ये इन दोनों क्वेश्चन से लर्निंग है, आपको जो है ये दोनों चीज़ें देखनी है, ठीक है। देखो 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। इसका क्या मतलब है, इस कहने का क्या मतलब है, कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है तो इसका ये मतलब नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ से क्या लग रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है तो डेफिनेटली बी और सी भी इक्वल होने चाहिए, बट ये यही कहना चाहता है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर इक्वल है तो ज़रूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल होंगे, और यही हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसको प्रूव करते हैं एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। तो हमने एक सेट ले लिया, लेट सेट ए 1 2 3,
ठीक है, हमने सेट बी ले लिया 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है 2 3, राइट 2 3। अब हम एक सी सेट लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से लेंगे कि जो बी के इक्वल तो ना हो, बट उसका इंटरसेक्शन जब हम ए के साथ करें तो हमें ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल ही मिल जाए। मतलब जो सी सेट लेंगे हम कुछ ऐसा लेंगे कि ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएं। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो एलिमेंट्स हैं 2 3, राइट। तो ले लेते हैं हम 2 3 ले लेते हैं। सबसे पहले तो 2 3 ले लेते हैं ताकि हमारा ए इंटरसेक्शन सी में भी 2 3 आ जाए। बट अब मुझे ये भी देखना है कि ये सेट बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए तो लेट से मैं इसमें 4 की जगह पे 5 ले लेता हूँ। तो अब ये बी के इक्वल नहीं है, बट जब मैं इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करूँगा तो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ जाएगा। देखो करके देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं 2 3 2 3। तो ए इंटरसेक्शन सी आ गया मेरा 2 3। ठीक है, तो क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो इक्वल है। ठीक है, बट मैंने जानबूझ के सी सेट कैसा लिया था जो बी के इक्वल ना हो, राइट। क्योंकि मुझे यही तो प्रूव करना था कि भाई ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बी और सी भी इक्वल होंगे। ठीक है, बट आप देख पा रहे हैं कि बी सेट जो है वो सी के इक्वल नहीं है। इसमें 2 3 4 है, इसमें 2 3 5 है। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है तो उसका ये मतलब नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि बी और सी हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। बस यही हमें प्रूव करना था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे लेट ए एंड बी द सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स is equal to b intersection x is equal to phi and a union x is equal to b union x for some set x then show that a equals to b। हमें मोटा मोटा शो करना है कि a b के इक्वल है। ठीक है, और इसने बोला कि कोई सेट है, तीसरा सेट है x, ठीक है, जिसकी ये कंडीशन दी गई है a इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू phi एंड ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, हम ए को बी का सबसेट प्रूव करेंगे और बी को ए का सबसेट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब भाई एक बात बताओ, अगर ए को बिलोंग करता है, अब मुझे ये एक्स जो सेट है इसको इंट्रोड्यूस करना है। कैसे करूँगा मैं इसको इंट्रोड्यूस, भाई एक्स बिलोंग्स टू ए है तो डेफिनेटली एक्स विल बिलोंग टू ए यूनियन एक्स। यूनियन में तो बिलोंग करेगा ही ना, क्योंकि वो ए में है तो इसके यूनियन में तो आएगा ही आएगा। करेक्ट है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन x का क्या मतलब है कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू x। भाई यूनियन में है तो या तो इसमें बिलोंग करेगा या इसमें बिलोंग करेगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ कर लेते हैं। मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है कि x b में भी बिलोंग करता है, राइट। क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b, है ना। मैं यहाँ पे प्रूव क्या करना चाह रहा हूँ कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b, और फिर उसके बाद प्रूव करूँगा b इज़ अ सबसेट ऑफ a। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे x बिलोंग्स टू अगर a यूनियन x है तो a यूनियन x किसके इक्वल है, b यूनियन x के। इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू b यूनियन x। वाई, बिकॉज a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू b यूनियन x है तो इसके दो मतलब हैं, या तो x b को बिलोंग करता है और या तो x को बिलोंग करता है। करेक्ट, तो अगर x b को बिलोंग करता है तो मतलब x b को बिलोंग करता है। यहाँ से तो हम प्रूव कर चुके हैं कि भाई x b को बिलोंग करता है, हमें प्रूव यही तो करना है ना कि ये b को बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो x बिलोंग्स टू अगर x को भी बिलोंग करता है और a को भी बिलोंग करता है, राइट। तो किसको बिलोंग करता है, a इंटरसेक्शन x को, राइट। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x, बट a इंटरसेक्शन x किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। मतलब a इंटरसेक्शन x में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसने दिया हुआ है a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू फाई। ठीक है, इसका बट यहाँ पे लिखेंगे हम a इंटरसेक्शन x किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है।
इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि x विल नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन x, क्योंकि ए इंटरसेक्शन x में कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग कर रहा है x, b को बिलोंग कर रहा है। भाई हमने बोला था x या तो b को बिलोंग करेगा या x को बिलोंग करेगा। अगर x को बिलोंग करेगा तो a इंटरसेक्शन x में आ जाएगा, क्योंकि a में तो था ही ना, हम लेके चल रहे हैं उसको। अब a इंटरसेक्शन x में ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि a इंटरसेक्शन x फाई है। तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन x में नहीं हो सकता, तो मतलब ये वाली साइड तो डेफिनेटली फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या है, x कहाँ बिलोंग करता है, b को बिलोंग करता है, क्योंकि b यूनियन x में है तो दोनों में से कहीं तो बिलोंग करेगा ना। तो अगर यहाँ बिलोंग नहीं करता तो b को बिलोंग करता है। बस यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब a इज़ अ सबसेट ऑफ b, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम प्रूव करेंगे b इज़ अ सबसेट ऑफ a। तो हमने बोला लेट y एक एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू b। अब हम अपनी इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए प्रूव कर देंगे कि y बिलोंग्स टू a ऑल्सो। ठीक है, तो अगर y b को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली y b यूनियन x को तो बिलोंग करेगा ही, राइट, इनके यूनियन में तो आएगा ही। अब b यूनियन x किसके इक्वल है, a यूनियन x के इक्वल। तो y बिलोंग्स टू a यूनियन x, वाई, बिकॉज b यूनियन x इज इक्वल टू a यूनियन x। तो b यूनियन x की जगह पे मैंने a यूनियन x लिख दिया, राइट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि या तो y a को बिलोंग करेगा और y x को बिलोंग करेगा, दोनों में से कहीं एक बिलोंग करेगा। अब यहाँ से तो मेरा रिजल्ट आ रहा है कि y a को बिलोंग करेगा। यहाँ से देख लेते हैं क्या हो रहा है। भाई y बिलोंग्स टू x भी है और y बिलोंग्स टू b भी है, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन x, राइट। बट b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू फाई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो x है वो b इंटरसेक्शन x में नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये तो फाई है, b इंटरसेक्शन x भी फाई है, a इंटरसेक्शन x भी फाई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, है ना, या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है। ठीक है, या दोनों भी ट्रू हो सकती थी, हो सकता है y दोनों में होता। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं या तो इसमें है या इसमें है। तो इसमें तो है बट इसमें नहीं है, क्यों, क्योंकि जब हमने आगे सॉल्व करके देखा तो ये b इंटरसेक्शन x में आ रहा था, जबकि b इंटरसेक्शन x तो फाई है, सिमिलरली इस वाले पार्ट की तरह। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि y कहाँ बिलोंग करता है, a को बिलोंग करता है। इसका मतलब जो b है वो a का सबसेट है, राइट। x b में बिलोंग करता था, y b में बिलोंग करता था, अब a में भी करता है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसको मैंने स्टेटमेंट 1 मान लिया, इसको मैंने स्टेटमेंट 2 मान लिया। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2। भाई स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि ए बी का सबसेट है, स्टेटमेंट 2 बोल रही है कि बी ए का सबसेट है। दोनों को मिलाएंगे ये कब पॉसिबल है, जब ए इक्वल्स टू बी होगा। हैंस प्रूव्ड, इसको हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए हमने दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर दिया। कौन सी इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया हमने, ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स एंड ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू फाई। इन दोनों जो है इन्फॉर्मेशन का हमने यूज़ किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक बार आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। कह रहे फाइंड द सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज एन एम्प्टी सेट। तो मतलब हमें कुछ ऐसे सेट्स फाइंड करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, इन तीनों में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए। लेकिन जब हम इन तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ करेंगे तो हमारा एम्प्टी सेट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम एक ए सेट ले लेते हैं, हम लेट ए हमने एक सेट ले लिया 1 2 3, एक सेट बी ले लिया मैंने 2 3 4। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या आ रहा है 2 3। ठीक है, नॉन एम्प्टी आ रहा है। अब मुझे एक सेट सी भी लेना है, सी मुझे कुछ इस तरीके से लेना है, ध्यान से समझना। अब सी मुझे कुछ इस तरीके से लेना है कि बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जब मैं बी के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो वो भी एम्प्टी नहीं आना चाहिए, ए के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो वो भी एम्प्टी नहीं आना चाहिए, लेकिन जब मैं तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ करूंगा तो एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, तो करके देखते हैं इसको। ठीक है,
तो C इक्वल्स टू, मैंने एक सेट ले लिया भाई, B के साथ मुझे इसका एक कॉमन एलिमेंट चाहिए, तो मान लिया मैंने 3 ले लिया, 3 ले लिया, चलो ठीक है। अब इससे मेरा ये श्योर हो गया कि भाई जो है B इंटरसेक्शन C मेरा एम्प्टी नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे 3 क्या, आप एक काम करो, पहले A के साथ कर लो इसको, है ना। A के साथ जब मैं C का इंटरसेक्शन करूँगा तो मुझे नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें आना चाहिए। तो मान लिया मैंने 2 ले लिया, ठीक है। लेकिन 2 अगर लेंगे तो 2 2 और 2 तीनों में कॉमन हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 ले लेता हूँ, मैं 1 ले लेता हूँ। क्यों 2 को क्यों हटाया मैंने, अब ध्यान से समझो 2 को क्यों हटाया मैंने, क्योंकि अगर मैं 2 ले लेता C के अंदर तो 2 A के अंदर भी है और B के अंदर भी है। अगर C के अंदर भी हो जाएगा तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के अंदर 2 आ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता, मेरे को वो एम्प्टी सेट चाहिए, ठीक है। तो A के साथ इंटरसेक्शन में मैंने इसके साथ 1 ले लिया कि भाई जब मैं A के साथ इंटरसेक्शन करूँगा तो एक एलिमेंट कॉमन आ जाएगा 1, ठीक है। और जब मैं इसको B के साथ इंटरसेक्शन करूँगा तो भी मुझे एक एलिमेंट चाहिए। तो मैं 2 3 नहीं लूँगा C सेट में ना, 2 और 3 नहीं लूँगा, क्योंकि वो दोनों A और B दोनों में कॉमन है। तो अगर C में भी आ गए तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C मेरा नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे एम्प्टी सेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4 ले लूँगा। क्यों लिया मैंने 4, क्योंकि अब B के साथ जब C का इंटरसेक्शन करूँगा तो 4 आ जाएगा, A के साथ C का इंटरसेक्शन करूँगा तो 1 आ जाएगा। लेकिन जब मैं तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ करूँगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो मेरा एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि A और B में जो कॉमन एलिमेंट थे 2 3, उन दोनों को मैंने C में लिया ही नहीं। तो अब जब मैं तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ करूँगा तो कोई कॉमन एलिमेंट आएगा ही नहीं, राइट। तो अगर मैं B इंटरसेक्शन C यहाँ से निकालता हूँ तो B और C में कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी है और ये भी नॉन एम्प्टी है। अब A इंटरसेक्शन C भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए, तो A इंटरसेक्शन C क्या आ रहा है मेरा, 1 2 3 1 4, तो 1 कॉमन आ रहा है, तो मतलब 1, ये भी नॉन एम्प्टी है। लेकिन तीनों का अब मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो 5 आ जाना चाहिए एम्प्टी सेट। तो चेक कर लेते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, 1 2 3 2 3 4 एंड 1 4, तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो A इंटरसेक्शन B में 2 3 है और C में 1 4 है, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करूँगा मैं तो कोई भी कॉमन एलिमेंट मुझे नहीं मिल रहा है, राइट, है ना। A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन अगर मैं C के साथ कर देता हूँ तो यही तो है ना A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, है ना, और कुछ थोड़ा ही है। तो A इंटरसेक्शन B का और C का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये मेरे आंसर होंगे। इस तरीके से मैंने A B और C सेट्स को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो मैंने A B सेट लिया, फिर मैंने A इंटरसेक्शन B निकाला, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। और फिर जो की थी इस क्वेश्चन की, जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि C जो सेट है उसके अंदर मुझे ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो A इंटरसेक्शन B के अंदर प्रेजेंट ना हो, ताकि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C एम्प्टी सेट आ जाए। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे C के अंदर ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जब मैं उसका A के साथ और B के साथ अलग अलग से इंटरसेक्शन करूँगा तो मुझे नॉन एम्प्टी सेट मिले, मुझे एम्प्टी सेट ना मिले, कुछ ना कुछ एलिमेंट मुझे उसमें मिल जाए। तो मैंने ये दोनों एलिमेंट हटा के 2 3 हटा के बाकी इसका बचा हुआ 1 ले लिया C में और इसका बचा हुआ 4 ले लिया C में। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि A इंटरसेक्शन C भी मुझे नॉन एम्प्टी मिल गया और B इंटरसेक्शन C भी मुझे नॉन एम्प्टी मिल गया। लेकिन जब मैंने तीनों का इंटरसेक्शन किया तो मुझे एक एम्प्टी सेट मिल गया, ठीक है। तो इस चैप्टर की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप प्लीज़ मिसलेनियस एक्सरसाइज को अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करें, 2 बार सॉल्व करें, आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है बहुत अच्छी बन जाएगी सेट्स की, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1 ख़त्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि रिलेशंस एंड फंक्शंस की जो नॉलेज है वो पूरी सेट्स की नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। तो आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस समझ में आने के लिए ज़रूरी है कि आपने सेट्स को अच्छे से पढ़ रखा हो। तो सेट्स को अच्छे से पढ़ के सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से सॉल्व करके तभी आप रिलेशन फंक्शन शुरू करना
तभी वो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।